सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम जो अपना टॉपिक कवर करेंगे वो है फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस, जो कि आपके डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम जो अभी आपके थोड़े ही दिनों बाद जो भी बच्चे सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में हैं उनके इस तरह के एग्जिट एग्जामिनेशन होंगे। और इसको क्लियर करने के बाद ही आपको अपना रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा बच्चों। तो किस तरह के आपके फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उन्हीं को हम कवर करेंगे अपने आज की इस वीडियो में। और देखिए, ये वाले जो फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन है, ये जो बाकी आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको इन तरह के क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वीडियो को एंड तक बच्चों ज़रूर देखें। और थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और यूएसए में रहती हूँ। यहीं से आपके लिए मैं ये सारी ही वीडियोज़ को रिकॉर्ड करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम अपना आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, टिनिटस इज अ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ। टिनिटस इसमें से किस मेडिकेशन का एक तरह का साइड इफेक्ट माना जाता है। क्विनिन, एस्पिरिन, रेसरपिन या मेटफॉर्मिन। बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्विनिन का साइड इफेक्ट माना जाता है टिनिटस। तो सबसे पहले देखिए, क्विनिन एक मेडिकेशन है, एक तरह की मेडिकेशन है जिसको मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटी मलेरियल ड्रग आप इसको कह सकते हैं। मलेरिया क्या होता है, एक तरह की डिसीज होती है जो कि मॉस्किटो बाइट की वजह से होती है, एक पैरासाइट जिसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। जब ये जो पर्सन है उसके रेड ब्लड सेल में, जो भी इन्फेक्ट पर्सन है उसके रेड ब्लड सेल में जब एंटर करता है तो इस तरह की मलेरिया जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ती है उसको, तो उसी के इलाज के लिए दी जाती है क्विनिन। अब ये देखिए, एक तरह का साइड इफेक्ट जो है, किस तरह का साइड इफेक्ट बोला जा रहा है, टिनिटस। तो टिनिटस क्या होती है, टिनिटस को कहा जाता है रिंगिंग इन ईयर, मतलब ईयर में एक तरह का रिंगिंग साउंड आना कहा जाता है टिनिटस को। बट ये देखिए बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम बात करें क्विनिन के और भी साइड इफेक्ट होते हैं, ये एक तरह का साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं जो कि कुछ पर्सन्स में देखा जाता है और कुछ पर्सन्स में नहीं देखा जाता है। ये इम्पैक्ट जो अगर देखें किसी पर्सन में अगर टिनिटस की प्रॉब्लम आ भी रही है, रिंगिंग हो भी रही है ईयर्स में, तो वो बंद हो जाती है अगर वो मेडिकेशन लेना बंद कर देते हैं, अगर क्विनिन लेना बंद कर देते हैं, अगर किसी सेफ ऑल्टरनेटिव पे चले जाते हैं तो इस तरह की कंडीशन फिर उनको बाद में फेस नहीं करनी पड़ती है। टिनिटस को के बारे में आपको बताया गया है, रिंगिंग इन ईयर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा ईयर कैनाल है, यहाँ पर ये ईयर ड्रम है, मिडल ईयर का पार्ट है और यहाँ पर इनर ईयर है। तो ये इसमें अगर किसी तरह की रिंगिंग साउंड आती है तो उसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसको टिनिटस कहा जाता है। किस किस वजह से होती है टिनिटस की कंडीशन, तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर देखिए इनर ईयर की सीलिया जो है, सीलिया क्या है, एक तरह की लाइनिंग होती है, तो अगर उसमें किसी तरह का डैमेज हो गया है तो पर्सन को सुनाई देती है इस तरह की रिंगिंग। अगर देखिए किसी तरह की इंजरी या ट्रॉमा हो गई है ईयर ड्रम में तो इस तरह के साउंड सुनाई दे सकते हैं। अगर ईयर वैक्स के कारण तो हमारी ये ईयर कैनाल ब्लॉक हो गई है तो बहुत बार इस तरह के रिंगिंग साउंड सुनाई देते हैं। अगर किसी तरह का ईयर इन्फेक्शन हो गया है तो भी इस तरह की टिनिटस जैसी कंडीशन देखनी पड़ती है। और इस केस में हमने देखा कि क्विनिन की वजह से, क्विनिन का एक तरह का साइड इफेक्ट हमने देखा टिनिटस। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए लिथियम कार्बोनेट इसमें से किस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। तो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन डी, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स में दी जाती है लिथियम कार्बोनेट। अब देखिए बाइपोलर मूड डिसऑर्डर क्या होती है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें एक पर्सन एक समय पे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा होता है और दूसरे ही पल वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा होता है। दो तरह के इस तरह के बिहेवियर देखने को मिलते हैं इन तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पर्सन में, जो कि एक्सट्रीम होते हैं, बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं अगर इनको ट्रीट नहीं किया गया सही समय पे। तो इसी तरह की कंडीशन में दी जाती है लिथियम कार्बोनेट। अब देखिए लिथियम कार्बोनेट करती क्या है, ये इन तरह के पर्सन में जो न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर देखिए बच्चों, हमारी ब्रेन में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो केमिकल्स की वजह से होती है। जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में होते हैं उनकी वजह से होती है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन, तो ये सारे ही ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है जिनका अगर थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो इन तरह की कंडीशन देखनी पड़ती हैं। तो इसी को बैलेंस करने के लिए इन तरह की मेडिकेशंस दी जाती हैं, लिथियम कार्बोनेट जैसी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती हैं पर्सन को, ताकि ये इन तरह के न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस कर दे और इस तरह की जो बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हो या मान लीजिए अगर डिप्रेशन ही है, साइकोसिस ही है, तो इन तरह के डिसऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाए। बट लिथियम कार्बोनेट बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के लिए दी जाती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए एंटीडोट बताना है आपको हेपारिन का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अलग अलग ऑप्शन है। आंसर की बात करें तो आंसर इसका ऑप्शन बी, प्रोटामिन। अब देखिए हेपारिन का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लिनिकली अप्रूव्ड
एंटीडोट है जो कि है प्रोटामिन। यहाँ पर आपको यही बताया गया, देखिए प्रोटामिन इज अ कैटायनिक पॉलीपेप्टाइड एंड ओनली क्लिनिकली अप्रूव्ड एंटीडोट फॉर अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन। हेपेरिन की अगर हम बात करें बच्चों, तो हेपेरिन एक तरह का ब्लड थिनर होता है, हम कह सकते हैं एंटी कोएगुलेंट होता है, जो कि देखिए अगर कहीं भी बॉडी में क्लॉट्स फॉर्मेशन हो गए हैं, क्लॉट्स क्या होते हैं कि जिनकी वजह से ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पा रहा है, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होते हैं और भी बहुत सारी कंडीशन होती है जब ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह के एंटी कोएगुलेंट दिए जाते हैं उस तरह के ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा ना बढ़े। अगर मान लीजिए उस केस में हेपेरिन दिया गया और हेपेरिन की कंसंट्रेशन को ठीक से नहीं जांचा गया, किसी वजह से उसकी ब्लड में टॉक्सिसिटी हो गई, ज़्यादा कंसंट्रेशन पहुंच गई ब्लड में, तो उसके एज एन एंटीडोट दिया जाएगा प्रोटामिन, इसके इस तरह के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है कि पॉजिटिव चैनल ओपनर इसमें से कौन है। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर पहले देख लेते हैं। आंसर इसका ऑप्शन ए, मिनॉक्सिडिल को माना जाता है पोटेशियम चैनल ओपनर। अब देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, बस जो समझाया जा रहा है उसको आपको ध्यान से सुनना है बच्चों। ये देखिए ये हमारी पूरी ही सेल है, जहां पर सेल का ये इनर पार्ट है, इनर पार्ट मतलब साइटोजोल है, साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर देखिए सेल का आउटसाइड आउटर एनवायरनमेंट प्रेजेंट है। अब देखिए कोई भी ड्रग जब पोटेशियम चैनल ओपनर होती है तो वो क्या करती है, के पॉजिटिव यानी पोटेशियम चैनल ओपनर जब होती है तो वो क्या करती है, सेल के अंदर से जितना भी पोटेशियम है उसको सेल के बाहर फ्लो कराती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पोटेशियम सेल के बाहर जा रहा है, और उसी के साथ साथ इस तरह की ड्रग्स क्या करती हैं, जो पोटेशियम चैनल ओपनर होते हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। अब जो देखिए सेल के बाहर जो कैल्शियम प्रेजेंट है, अब वो सेल के अंदर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये जो CA2 पॉजिटिव चैनल है, कैल्शियम चैनल है, ये ब्लॉक हो गया है। जब भी कैल्शियम एंटर करता है सेल के अंदर तो वो कॉज करता है वॉसो कंस्ट्रिक्शन, ये आपको याद रखना है। मतलब जो वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं अगर कैल्शियम अंदर आ गया है सेल्स के। इस केस में क्या हो रहा है, देखिए कैल्शियम अंदर आ ही नहीं पा रहा है सेल के, तो क्या हो रहा है, वासो डायलेशन हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वासो डायलेशन मतलब वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल। तो ये चीजें बच्चों आपको सब कुछ ही याद रखना है अच्छे से। इसकी वजह से क्या है, मिनॉक्सिडिल जो है इसको हेयर ग्रोथ प्रमोशन यानी जो गंजापन यानी बाल्डनेस जैसी कंडीशन होती है ना, उसमें भी इस तरह की मिनॉक्सिडिल मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि एक तरह की पोटेशियम चैनल ओपनर है। क्वेश्चन में पूछना, देखिए इसमें से कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं है, वो आपको बताना है बच्चों। तो देखिए अच्छे से ध्यान से सारे ही ऑप्शंस आप पढ़ेंगे और फिर आप अपना आंसर देंगे। आंसर है इसका बच्चों ऑप्शन ए, प्रिंजेपाइन। तो ये प्रिंजेपाइन जो है ये क्या है, ये एंटीकोलिनार्जिक एजेंट है। एंटीकोलिनार्जिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के एक्शंस को ब्लॉक करते हैं। एसिटाइल कोलिन अगर हम बात करें तो एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मोस्टली जो हमारे शरीर में सेक्रीशन होते हैं, जैसे एसिडिक सेक्रेशन, हमारे स्टमक का एसिड बढ़ाना, हमारे जितने भी लैक्रिमल सेक्रेशन वगैरह होते हैं, इन सब को बढ़ाने का काम करता है एसिटाइलकोलिन। तो देखिए इस तरह के जो पाइरेंजेपिन है ये क्या करते हैं, इस तरह के एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, कम करते हैं, जिसकी वजह से इनको कंडीशन जैसे पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन, पेप्टिक अल्सर क्या होती है, कंडीशन होती है जहाँ बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा होता है स्टमक में, तो इस तरह की कंडीशन में आराम दिलाने के लिए दिया जाता है इस तरह की एंटीकोलिनार्जिक मेडिकेशन को। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज जिसको GERD कहा जाता है, गैस्ट्राइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो इस तरह की कंडीशन में दिया जाता है पायरेंजेपाइन को। अगर हम बात करें देखिए बाकी तीनों की ही, निफेडिपिन आप देख रहे हैं, डिल्टाइजम एंड वेरापेमिल, ये तीनों ही क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, देखिए अभी हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड पे देखा था, अगर कैल्शियम सेल के अंदर एंटर कर दिया तो ये करता है कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या कर रहे हैं, ये कैल्शियम को सेल के अंदर नहीं आने दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, मसल रिलैक्सेशन हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्टरीज जो है वो डायलेट हो जा रही है, और जो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है किसी पर्सन का तो वो ब्लड प्रेशर अब लो हो जाएगा, क्योंकि आर्टरीज जितनी भी जो हमारी ब्लड वेसल हैं वो डायलेट हो गई हैं। तो इन सारी ही चीज़ों के लिए दी जाती है इस तरह के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स।
पूछ रहे देखिए इनमें से कौन सा एक ऐसा डायरेक्टिक है जो कि एक्ट करता है, जो कि अपना एक्शन शो करता है लेट डिस्टल टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट पे। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, स्पायरोलेक्टोन एक ऐसा डायरेक्टिक है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी किडनी है, यहाँ का एक छोटा सा सेगमेंट हमने लिया तो ये नेफ्रॉन है, और यहाँ पर नेफ्रॉन को जब हम बड़ा करके देख रहे हैं तो ये पूरी ही यूनिट होती है देखिए नेफ्रॉन की, जहाँ पर अलग अलग तरीके से ये डिवाइड होता है। यहाँ ग्लोमेरुलस आप देख रहे हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, फिर लूप ऑफ हेनले होता है ये पूरा ही, उसके बाद देखिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट, जिसके बाद हमारा यूरिन पास आउट होता है। ये यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें स्पायरोलेक्टोन की तो यहाँ लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है स्पायरोलेक्टोन, और ये क्या करता है जो वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्ब होना था जो ब्लड वेसल में, उस रीअब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता है। इसका मतलब क्या है, ये वाटर एंड सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए रेडी हो जाता है हमारी बॉडी से। जितना वाटर और सॉल्ट बाहर निकलेगा उतना क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिक्रीज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम, इसलिए जो ब्लड प्रेशर जैसे या एडिमा जैसी जो कंडीशन होती है जहाँ शरीर में बहुत ज़्यादा पानी भर गया अगर किसी वजह से, या ब्लड प्रेशर किसी पर्सन का बढ़ गया, तो इस तरह के डायरेटिक दिए जाते हैं ताकि बॉडी से जो वाटर एंड सोडियम है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए और पर्सन का ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जा सके प्रॉपर्ली। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों आपसे कि इनमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जिसको लीवोडोपा के साथ दिया जाता है। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कार्बिडोपा एंड बेंसेरेजाइड, इन दोनों को ही दिया जाता है लीवोडोपा के साथ। क्यों दिया जाता है, जिससे कि जो पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट हैं इस तरह की मेडिकेशन के, लीवोडोपा के जो एडवर्स इफेक्ट हैं जैसे एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, इस तरह के एडवर्स इफेक्ट को कम से कम किया जा सके, इसलिए ये जो लीवोडोपा है कॉम्बिनेशन में दी जाती है। लीवोडोपा की अगर हम बात करें बच्चों तो ये एक ऐसी मेडिकेशन है जिसको पार्किंसंस डिसीज के केस में दिया जाता है। पार्किंसन डिसीज की अगर हम बात करें तो एक तरह की क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर कहा जाता है पार्किंसंस को। देखिए थोड़ा सा समझा दें आपको पार्किंसंस के बारे में, तो एक तरह की पार्किंसन जो है देखिए एक तरह की कंडीशन होती है जहां हमारे ब्रेन में देखिए कुछ ऐसी नर्व सेल्स होती है जो कि डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर बनाती हैं। अब ये जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए, बॉडी के पोस्चर को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। बट पार्किंसन डिसीज में क्या होता है, ये इसी का ये जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन है इसको प्रोड्यूस करने वाली नर्व सेल जो है ये डैमेज हो जाती हैं, धीरे धीरे मरने लगती हैं, और इनके डैमेज होने के कारण ब्रेन में जो उपयुक्त मात्रा में डोपामिन नहीं बन पाता, जिसके कारण बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके देखने को मिलते हैं। जैसे बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं डोपामिन ना बनने के कारण, जैसे ट्रिमर्स, मतलब इन तरह के पर्सन का आप हाथ देखेंगे कि हमेशा हाथ जो है वो शेक करता रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रेडाइकाइनेसिया, तो ये क्या होता है, बहुत ही स्लो मूवमेंट, मतलब पर्सन जो है वो तेज़ी से वॉक नहीं कर पाता, बहुत ही धीरे धीरे चलता है। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, मतलब उसका पोस्चर देखे सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, उसका इस तरह से राउंड पोस्चर हो जाता है। रिजिडिटी, मतलब बहुत ही स्टिफ हो जाती है उसकी बॉडी, लचीलापन बॉडी से कम हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है क्योंकि ब्रेन में उपयुक्त मात्रा में डोपामिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि नर्व सेल जो कि प्रोड्यूस करती थी डोपामिन वो डाई हो रही है धीरे धीरे। तो इस तरह की कंडीशन में दिया जाता है लीवोडोपा को। नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए मस्करेनिक M2 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन ए, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं मस्करेनिक M2 रिसेप्टर, जहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये प्ले करते हैं, जैसे हार्ट की रिदम को मेंटेन करना, हार्ट रेट को प्रॉपर हार्ट अच्छे से बीट करे उसको मेंटेन करना, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब हार्ट जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो हार्ट का हमारी पंपिंग होती रहती है, तो उन सभी को मेंटेन करना इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मस्करेनिक M2 रिसेप्टर। अगर और हम बात करें तो देखिए ये कहाँ स्मूथ मसल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं इस तरह के मस्करेनिक M2 रिसेप्टर्स। नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए सबसे कॉमन साइड इफेक्ट आपको बताना है जो कि इंसुलिन का होता है। डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए बच्चों, आंसर इसका ऑप्शन बी, हाइपोग्लाइसीमिया। अब देखिए जो ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है और जो कि इंसुलिन लेते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा केसेस में देखा जाता है कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं शुगर लेवल इज टू लो, बिलो 4 मिलीमोल पर लीटर। तो इतना कम अगर उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा खतरे वाली बात भी हो जाती है। तो इसलिए उनको
पहले से ही वार्न किया जाता है इस तरह के साइड इफ़ेक्ट की कंडीशन के लिए। और जो अगर दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो और भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग, ईचिंग और हाइव्स हो जाना, जो इंजेक्शन जिस भी साइड पे वो अपने इंजेक्शन लगाते हैं उस पर। लाइपोडाइस्ट्रोपी, लाइपोडाइस्ट्रोपी मतलब जो अंडर द स्किन जो फैट लेयर होती है उनमें किसी तरह के चेंजेस आ जाते हैं इन तरह के लोगों में। इंजेक्शन की साइड पे पेन होना, रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग एंड ब्रूसिंग हो जाना, तो ये सारे बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो कि देखे जाते हैं उन लोगों में जो इंसुलिन लेते हैं। अब देखिए इंसुलिन किस तरह से वर्क करता है, काम करता है, वो भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इंसुलिन देखिए दो तरह के डायबिटिक पेशेंट होते हैं। एक तो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें इंसुलिन बिल्कुल होता ही नहीं है उनके बॉडी में, और दूसरे होते हैं कि इंसुलिन होता तो है पर वो इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं होता है कि वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड हो पाए। रिसेप्टर से बाइंड होने पे क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये ग्लूकोज प्रेजेंट है, हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, और इसी ग्लूकोज की वजह से क्या हो रहा है, हाई ब्लड शुगर लेवल हो रहा है। जब इंसुलिन बाइंड हो जाता है अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे, इंसुलिन के रिसेप्टर पे, तो क्या होता है, ये जो सेल में जो ग्लूकोज चैनल था ये ओपन हो जाता है इंसुलिन बाइंड होने के कारण, और ये जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में प्रेजेंट था अब ये ब्लड से निकल के कहाँ एंटर हो रहा है, सेल में एंटर हो रहा है। और अब ये ग्लूकोज जो है ये जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी तो धीरे धीरे ये ग्लूकोज यूटिलाइज होगा हमारी सेल से, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जा रहा है इस इंसुलिन की बाइंडिंग की वजह से इसके रिसेप्टर पे। तो इस तरह से देखिए काम करता है इंसुलिन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए थेराप्यूटिक इंडेक्स किसी भी ड्रग का इंडिकेटर होता है उस ड्रग के किस चीज़ का, तो डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर इसका ऑप्शन डी, उस ड्रग की सेफ्टी का इंडिकेटर होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। अगर देखिए फॉर्मूले की बात करें, बहुत सारे एग्जामिनेशन पूछा जाता है, तो थेराप्यूटिक इंडेक्स इज इक्वल टू TD50/ED50, जहाँ TD50 आप देख रहे हैं टॉक्सिक डोज। टॉक्सिक डोज मतलब ऐसी डोज जिसपे 50% सब्जेक्ट्स जिन पे कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो 50% ऑफ द सब्जेक्ट ने एक्सपीरियंस किया टॉक्सिक इफेक्ट उस ड्रग का, और ED50 मतलब इफेक्टिव डोज जिसपे 50% ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपीरियंस द डिजायरेबल थेरेप्यूटिक इफेक्ट। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है बच्चों। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स किसी भी ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी दोनों का ही पैरामीटर होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका फॉर्मूला आपने देख लिया, जितना ज़्यादा थेरेप्यूटिक इंडेक्स होगा, देखिए द हायर TI इंडिकेट वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो जितना ज़्यादा थेरेप्यूटिक इंडेक्स होगा उससे ये समझा जाएगा कि ड्रग उतनी ही सेफ है यूज़ करने के लिए और उतने ही कम उस ड्रग के साइड इफेक्ट हैं। तो ये मापा जाता है देखिए इस तरह के थेरेप्यूटिक इंडेक्स से। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे कवर करेंगे। आई होप कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मजा आया करे, बहुत मेहनत लगती है आप तक हर कंटेंट पहुँचाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करके। कोई भी अगर सवाल रह गया आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।